दोस्तों नमस्कार। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत आज का टॉपिक है मूल्यांकन। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन को अगर आप देखें तो यह मूल्य धन अंकन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अंकन का काम अंक प्रदान करना और मूल्य का आशय है कि वस्तु को, कोई जो भी वस्तु हो, उस वस्तु को हम कितना वैल्यू दे रहे हैं। अर्थात मूल्यों के आधार पर जो हमारी वांछनीयता है, उस पे वह कितना खरा उतरता है। दूसरे शब्दों में समझिए, मूल्यांकन में सबसे पहले अंकन होता है और ये जो अंकन होता है ये मापन का हिस्सा है। अंकन जो होता है वो मापन का हिस्सा है। तो मापन में तो केवल अंक प्रदान करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन जब हम करते हैं तो जो हमारी वांछनीयता होती है, जो हम चाहते हैं, उस पे वह कहाँ तक खरा है, उस वांछनीयता के आधार पे हम उसका मूल्यांकन करते हैं और यह बताते हैं कि वह वस्तु हमारे लिए कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। तो जब अंकों के आधार पर, यानी पहले मापन के आधार पर हम वस्तुओं का निर्धारण अपनी वांछनीयता के अनुसार करते हैं कि वांछनीय हमारे लिए है कि नहीं है, ये वस्तु हमारे लिए अच्छी है कि ख़राब है। तो जब ये काम हम करते हैं तो वही होता है मूल्यांकन। तो परिणामों की जो व्याख्या होती है, वो परिणामों की व्याख्या वांछनीयता के आधार पर किया जाता है और मूल्यांकन वास्तव में यह बताता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। आगे देखेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है। शैक्षिक मूल्यांकन तो जैसे आपने मूल्यांकन में देखा कि जो हमने अंक प्रदान किया, इसी अंकों की जो व्याख्या होती है, वही मूल्यांकन होता है। अंक प्रदान कर दिया, अंकों की जो व्याख्या करेंगे वही मूल्यांकन होगा। आइए मूल्यांकन को एक उदाहरण से और समझें। जैसे मान लीजिए ए गणित की परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करता है। तो 80% अंक प्राप्त करता है का मतलब ये हो गया कि हमने मापन कर लिया है कि ए ने उस परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया है। अब इसी 80% अंक के आधार पे हम कहें कि गणित में योग्यता के बारे में, गणित की योग्यता में ए कहाँ पर है या ए गणित में कितना योग्य है, इस मापन के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। तो मापन के आधार पे जब हम इसकी व्याख्या, जब केवल हम 80% दे दिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि 80% नंबर क्या है, कितना अच्छा है कितना ख़राब है, ये हम नहीं कह सकते हैं। कारण इसका ये है कि हो सकता है कि जितने बच्चे हों उस क्लास के, पेपर जो हो सहज आया हो तो सब 80% से ऊपर नंबर पाए हों, 80+ नंबर पाए हों, या हो सकता है कि इसी का नंबर सबसे ज़्यादा हो। तो कंडीशन केवल ये कहने से कि ए के द्वारा 80% नंबर जो प्राप्त किया गया है, उससे हम गणित में ए की योग्यता के बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं, ये कहना कठिन है, जब तक कि अन्य बच्चों के सापेक्ष उसकी स्थिति को हम जान नहीं लेते हैं। दूसरे कंडीशन में अगर हम कहें बी ने हिंदी की परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, हो सकता है कि पेपर कठिन आया हो, बी का ही नंबर सबसे ज़्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन में केवल ये कह देना कि बी 65% नंबर प्राप्त किया है, तो उसके हिंदी में योग्यता के बारे में, उसके बारे में कथन कीजिए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक अन्य बच्चों के सापेक्ष उसकी स्थिति का पता हमको नहीं चलेगा। और उसकी स्थिति का पता तब चलेगा जब हम
मूल्यांकन करेंगे। यानी केवल मापन के द्वारा हम केवल उसको अंक प्रदान करते हैं, उसके अलावा उसके संदर्भ में हमको कोई जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वह कितना अच्छा है, जो वांछनीय था, जिस संदर्भ में उसको पढ़ाया गया, क्या वह उतना अच्छा नंबर पाया। तो जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो वही होता है मूल्यांकन। आइए अब देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है। शैक्षिक मूल्यांकन कोई भी समाज अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने समाज में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करता है। उन शिक्षण संस्थाओं में उस समाज के हिसाब से, उस देश के हिसाब से, उस प्रदेश के हिसाब से, उस परिवेश के हिसाब से वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के अंदर कुछ वांछनीय परिवर्तन करना चाहता है वो संस्थान। अब वह संस्थान जो वांछनीय परिवर्तन करना चाहता है वह यह कैसे पता कर पाएगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के, जो वांछनीय परिवर्तन का उद्देश्य लेकर के शिक्षण संस्थान खुला, वह वास्तव में उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है कि नहीं करता है। तो पहला तो ये हो गया शैक्षिक मूल्यांकन। दूसरा कि जो भी शिक्षक जाते हैं क्लासरूम में पढ़ाने, वे पहले से ही कुछ ना कुछ शिक्षण उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और उन्हीं शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही उस क्लासरूम में ऐसा परिवेश बनाते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि उन बच्चों में वह वांछनीय गुण, वह वांछनीय उद्देश्य जाए। और उसके बाद मूल्यांकन के द्वारा यह पता किया जाता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के वह क्लासरूम में गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई कि नहीं हुई। अगर पूर्ति हुई तो ठीक है, अगर पूर्ति नहीं हुई तो कहाँ दिक्कत है, क्या कमियां रह गई, उस कमियों को ढूंढेंगे, कमियों का पता लगाएंगे, उस कमियों को दूर करेंगे। हो सकता है कि जो शिक्षण विधियां रही हों, प्रविधियां रही हों, शिक्षण सूत्र रहे हों, पढ़ाने का तरीका जो रहा हो वो ना अच्छा हो सकता है कि बच्चों ने ध्यान ना दिया हो, बच्चों को उपयोगी ना लगा हो। तो जब तक हम उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि शिक्षण अधिगम के उद्देश्य जो निर्धारित पूर्व में किए गए थे उनकी प्राप्ति हमको कहाँ तक हुई। और यह पता लगाने के लिए केवल और केवल एक साधन है, मूल्यांकन करना। मापन पहले करेंगे और मापन के द्वारा फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई। तो शिक्षा जो है वह बालक का सर्वांगीण विकास करती है, परंतु शिक्षा अपने लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त करने में सफल रही है यह मापन व मूल्यांकन के बिना जान पाना संभव नहीं है। जब तक हम मापन नहीं करेंगे तब तक हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि बच्चे ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, जो हम चाह रहे थे वह परिवर्तन बच्चे में हुआ कि नहीं हुआ। इसकी जानकारी अगर हमको प्राप्त करनी है तो यह केवल मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। अब आइए परिभाषा देखते हैं। इसकी जो परिभाषा है, एक परिभाषा इसमें NCERT ने दी है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब हो गया कि यह निरंतर चलती रहती है, जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए तथा कितनी अच्छी प्रकार शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। तो NCERT की जो परिभाषा है उसमें ये बताया गया है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जिसके द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उसको हमने किस सीमा तक प्राप्त किया। जो हमने अधिगम अनुभव यानी कि जो उस कक्षा में हमने
उस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कुछ क्रिएट किया, जो कुछ माहौल बनाया, जो कुछ हमने पढ़ाया, वह कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए। जो हमने शिक्षण विधि इस्तेमाल किया, जो हमने शिक्षण सूत्र इस्तेमाल किया, जो हमने नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, वह कहाँ तक सफल हुए, वह पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी की परिभाषा थी। और दूसरा एक क्रॉनबैक की परिभाषा है। क्रॉनबैक की परिभाषा है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा रहा है या नहीं। बात वही है जो एनसीईआरटी ने कहा, वही बात क्रॉनबैक ने भी कहा। और इन्होंने कहा कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जो हमने लक्ष्य बनाए थे, जो हमने उद्देश्य बनाए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, यह जानकारी करने के लिए हमको मूल्यांकन का ही सहारा लेना होता है। और अगर बात करें इसके आगे तो एक और परिभाषा है डांडेकर की। डांडेकर ने कहा है कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तीसरी परिभाषा डांडेकर की है। उन्होंने भी वही बात किया है, मूल में वही बात है कि मूल्यांकन के द्वारा यह पता करते हैं कि छात्रों के लिए जो हमने शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया था, उसमें जो व्यवहार परिवर्तन को हमने एक उद्देश्य बनाया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ तक हो रही है, किस सीमा तक हो रही है। इसका जब हम क्रमबद्ध रूप से वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, देखते हैं, तो यही जो होता है वो मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन होता क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन की परिभाषा क्या है, इसको देखने के बाद आइए देखते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विशेषताएं, तो जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई, इसका पता जो लगाते हैं वह मूल्यांकन के द्वारा पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर ये जो मूल्यांकन होता है वह निरंतर चलता रहता है, क्रमिक रूप से ये चलता रहता है। दूसरा, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा बताता है। मूल्यांकन यह बताता है कि जो हमने शिक्षण उद्देश्य को निर्धारित किया था, वो शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए, तो प्राप्त नहीं हुए तो क्यों नहीं प्राप्त हुए। अगर हम ज्ञात करते हैं तो यह मूल्यांकन में ही हमको पता चलता है। मूल्यांकन जो है ये शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।
बगैर मूल्यांकन के शिक्षण कार्य संभव ही नहीं है। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, चाहे वो छात्र हो चाहे वो अध्यापक हो, जब तक उसको फीडबैक नहीं मिलता है तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आगे बात करें तो मूल्यांकन करने के बाद ही हमको ये पता चलता है कि भावी जो कार्यक्रम होंगे उनका निर्धारण हम किस रूप में करें। जब मूल्यांकन करेंगे तभी आने वाले जो कार्यक्रम होंगे, आने वाला जो समय होगा, उसमें हमको कैसे कार्य करना है, किस तरीके से कार्य करना है, किस प्रकार के उद्देश्य निर्धारण करना है, किस स्तर को लेकर उद्देश्य निर्धारण करना है, ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो जब मूल्यांकन कर लेंगे उसके बाद ही ये संभव है कि हम आगामी कार्यक्रम के बारे में कुछ रूपरेखा तैयार कर सकें। शिक्षण जो मूल्यांकन होता है वह शिक्षक और छात्र दोनों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब फीडबैक मिलता है बच्चों को तो वहीं से पता चलता है कि हमने उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया, जो हम सीखना चाह रहे थे उस कहाँ तक हमने सीखा, कितना ज्ञान हमने अर्जित किया। ये सारी जानकारी हमको मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो विशेषताओं में मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो क्रमिक रूप से नियमित रूप से हमेशा चलती रहती है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई यह मूल्यांकन बताता है। बिना मूल्यांकन के शिक्षण कार्य संभव ही नहीं है। आगामी हमारे जो नीति होंगे वो कैसे होंगे, क्या उद्देश्य लेकर के हम पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये सारे कार्यक्रम मूल्यांकन के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। मूल्यांकन से शिक्षक और छात्रों को फीडबैक मिलता है जिससे उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। इससे छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। बच्चे आपस में इस टाइप की प्रतियोगिता करते हैं कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में कुछ आसानी होती है। शिक्षण की जो प्रभावशीलता है, शिक्षण प्रभावशीलता सफल है कि नहीं है, कहाँ तक सफल है, इसकी जानकारी भी हमको मूल्यांकन के द्वारा ही मिलता है। अब अगर मूल्यांकन के बारे में आगे बात किया जाए तो शैक्षिक मूल्यांकन के सोपान, शैक्षिक मूल्यांकन के सोपान। प्रारंभ में जो शिक्षण था इसको द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना गया। द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना गया। शिक्षक होगा, छात्र होगा, लेकिन वर्तमान समय में इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मान लिया गया है। तो द्विध्रुवीय में केवल एक शिक्षक होता था, एक छात्र होता था, शिक्षक छात्र को पढ़ाता था, ये द्विध्रुवीय है। लेकिन शिक्षक छात्र को क्या पढ़ाता था इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज के समय में शिक्षण जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और इसको दिया है जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षण जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है। तो 3 ध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक होगा, छात्र होगा और पाठ्यक्रम होगा। तो एक तो ये हो गया कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम में 3 ध्रुवीय प्रक्रिया हो गई। लेकिन जब हम मूल्यांकन की बात करेंगे तो इसमें जॉन डीवी ने बताया है कि इसके जो सोपान होंगे या चरण होंगे, सबसे पहले कोई शिक्षण उद्देश्य होगा। शिक्षण उद्देश्यों को लेकर के हम अधिगम अनुभव की बात करेंगे और बाद में उसका हम मूल्यांकन करेंगे कि व्यवहार परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, व्यवहार परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो ये 3 ध्रुवीय जो प्रक्रिया है ये आपस में मिली हुई है, एक दूसरे से मिली हुई है। अब यहाँ अगर बात किया जाए कि
शैक्षिक मूल्यांकन के जो सोपान हैं वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण होगा। शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में हम कुछ सामान्य उद्देश्य बनाएंगे। सामान्य उद्देश्य का मतलब कि जो उस विषय को पढ़ने का उद्देश्य होता है वही सामान्य उद्देश्य होता है। कोई हिंदी विषय पढ़ने का क्या उद्देश्य है, गणित विषय पढ़ने का क्या उद्देश्य है, विज्ञान विषय पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ये सारे उद्देश्य जो है वो सामान्य उद्देश्य में आते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो उस टॉपिक से संबंधित होते हैं जिस टॉपिक को हमको पढ़ाना होता है। उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम बच्चे में क्या व्यवहार परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसमें कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं, यह जो होता है वह विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो जो पहला शिक्षण उद्देश्य है उसमें हम सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करते हैं और विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। ये दो चरण इसमें हो गया, सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करेंगे और विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। जब हम अधिगम अनुभव में आएंगे तो अधिगम अनुभव का मतलब होता है कि शिक्षक कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। ऐसी परिस्थितियां वह क्रिएट करता है कि बच्चे आसानी से उसको सीख सकें। अब इसमें करता क्या क्या है? तो शिक्षण बिंदुओं का चयन करता है। शिक्षण बिंदुओं का चयन करेगा और शिक्षण बिंदुओं का चयन करने के बाद उपयुक्त अधिगम क्रियाएं आयोजित करता है। उपयुक्त अधिगम क्रियाएं यानी जो शिक्षक जा कर के क्लासरूम में पढ़ाता है वही अधिगम अनुभव है। जो अपने मैटर को गया और क्लास में डिलीवर किया, बताया, पढ़ाया, समझाया, उसके बाद वह कुछ उद्देश्य लेकर के गया था, तो उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसको जो कुछ करना होता है, जैसे भी माहौल बनाना है, जैसे भी सिचुएशन क्रिएट करना है, उस सिचुएशन को क्रिएट करके वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में के तरफ अग्रसर होता है। तो दूसरा जो स्टेप हो गया वह अधिगम अनुभव, यानी कि ये अंतःक्रिया शिक्षण के अंतःक्रिया की अवस्था है जब शिक्षक बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाता है तब की। और तीसरे कंडीशन में जब तीसरा स्तर आता है, तीसरा सोपान आता है, तीसरा चरण आता है, तो इसमें व्यवहार परिवर्तन की बात होती है कि छात्रों में क्या व्यवहार परिवर्तन हुआ यह ज्ञात करना कि छात्रों में व्यवहार परिवर्तन हुआ तो कितना हुआ, क्या हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसकी भी जानकारी को हम प्राप्त करते हैं। तो किस स्तर तक, किस सीमा तक उसमें व्यवहार में परिवर्तन आया, जो हमने लक्ष्य बनाया था, जो हमने उद्देश्य बनाया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई, इसकी जानकारी हमको मूल्यांकन में या व्यवहार परिवर्तन वाले स्टेप में मिलती है। तो यहाँ पे यह ज्ञात करता है कि व्यवहार परिवर्तन हुआ तो किस सीमा तक हुआ, और इसी परिणामों से उसको क्या मिलता है, पृष्ठपोषण मिलता है, और इसी पृष्ठपोषण के द्वारा वह फिर आगे कार्य करना प्रारंभ करता है, आगे कार्य करता है। अगर उसको अच्छा पृष्ठपोषण मिला, अच्छा फीडबैक मिला, तो वह आगे उसी नीति को उसी प्रकार की सिचुएशन में जा कर के वह फिर से शिक्षण अधिगम अनुभव प्रदान करेगा। अगर उसका पृष्ठपोषण अच्छा नहीं है, फीडबैक उसको अच्छा नहीं मिला है, तो वह अपने जो उसका पढ़ाने का तरीका था उसमें वह परिवर्तन करेगा। जो तकनीकों का उसने इस्तेमाल किया था उसमें कुछ वह परिवर्तन करेगा, और परिवर्तन करने के बाद फिर से कुछ उद्देश्य बनाएगा और फिर जाएगा क्लास में, फिर से पढ़ाएगा और फिर से मूल्यांकन करेगा और उसको ज्ञात करेगा। तो यह एक पूरी प्रक्रिया होती है, यह एक क्रमबद्ध रूप से हमेशा चलती रहती है। RTA एक्ट 2009 के बाद यह आया है कि जो मूल्यांकन है वो सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में अगले कक्षा में रूप दे, फॉर्मेटिव, योग दे, समेटिव, तमाम प्रकार के मूल्यांकन है। तो जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के प्रकार की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।